नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है सोर्स ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि कानून को किस प्रकार से क्लासीफाई किया जाए। कहने का ये मतलब है कि कानून जो है वो एक ही है, पर उसके अनेक रूप हैं, उसके अनेक उद्देश्य हैं और उसका लक्ष्य एक है, न्याय। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि कानून को हम कैसे क्लासीफाई करें, कितने कितने तरीके से उसका विभाजन कर सकते हैं, किस आधार पे कर सकते हैं। आज इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कानून का संबंध किसी भी चीज़ से होता है तो हम उसके लिए रिलेशनशिप के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अगर पब्लिक लॉ है, राज्य और नागरिक के बीच कोई कानून है तो हम उसको बोल देते हैं पब्लिक लॉ। जैसे हमारी सीआरपीसी हो गई, आईपीसी हो गई, या और कोई स्पेशल लॉ है जो हमारे इंडिविजुअल राइट, पब्लिक राइट्स और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना के रखते हैं। जैसे भी बहुत सारे कानून हैं जो अलग अलग प्रकार से, जैसे एसटी एससी एक्ट के मामले हैं तो स्टेट से अगर किसी भी आदमी को कोई राइट्स को प्रोटेक्ट करना है या उसकी जो डिग्निटी है या जो उसके राइट्स हैं उनको पूरी तरीके से एक्सरसाइज करना है तो वो कर सकता है। तो ये पब्लिक लॉ के अंतर्गत आता है। प्राइवेट लॉ में जो नागरिक और नागरिक के बीच होते हैं, जैसे टाड के कानून हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानून हो गए, या कोई संबंध या संविदा करे हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो ये प्राइवेट टेरिटरी पे जो अफेक्ट करते हैं। जैसे मैरिज लॉ हो गया, मेंटेनेंस के मामले हो गए, तो ये सब चीज़ें रिलेशनशिप के बेसिस पे डिपेंड करती हैं। अब दूसरा होता है बाई पर्पज, जब हम पर्पज का यूज करते हैं। अब जैसे पर्पज के अंतर्गत आते हैं कि किस उद्देश्य से हम लॉ को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कानून में क्राइम हो रहा है, कहीं पे कोई मार रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, किसी को सोशल ऑर्डर डिसबैलेंस कर रहा है, या जानबूझकर जो है अशांति फैला रहा है, दंगा फसाद कर रहा है, तो अपराध से संबंधित जब हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आता है। वैसे ही जब सिविल लॉ, जहाँ पे जो इंसान, दो इंडिविजुअल के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अब जैसे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो गए, मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट हो गए, तो हम इसको पर्पज के आधार पे देखते हैं। और जो सामाजिक चीज़ों के लिए कानून बनाया जाता है, जो सोशल वेलफेयर के लिए कानून बनाए जाते हैं, जैसे बहुत प्रकार के पंचायती राज एक्ट बनाया गया है, वो समाज के हित में ध्यान में रखने के लिए उसका यूज किया जाता है। या और भी प्रकार के जो कानून है या स्पेशल लॉ हैं, वो समाज के, जैसे उसके लिए पास्को एक्ट, इस प्रकार की चीज़ें, या इकोनॉमिक से रिलेटेड जैसे मामले हो गए, जैसे एंटी टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या इकोनॉमिक में हमारा MRTP एक्ट हो गया जो प्राइस को और किस प्रकार से चीज़ों को, इनकम टैक्स हो गया। तो ये इकोनॉमिक गतिविधियों को देखने के लिए जो कानून आर्थिक चीज़ों से संबंधित होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेचर के आधार पे भी हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक सब्सटेंटिव लॉ होता है जिसको हम मूल कानून बोलते हैं, जहाँ जो इंसान होता है उसके क्या राइट्स होते हैं और उसकी क्या ड्यूटी होती है, कि कौन सही है कौन गलत है, इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो बेसिकली आते हैं नेचर के बेसिस पे सब्सटेंटिव लॉ में। जैसे आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो ये सभी चीज़ पे बात करते हैं। और इन सारी चीज़ों का प्रक्रिया क्या होगी, अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में जो बात करता है वो हमारा क्रिमिनल लॉ में हमारा प्रोसीजरल लॉ बात करता है कि कानून को कैसे लागू करा जाएगा। जैसे अपराध हुआ तो इसके लिए FIR कहाँ होगी, इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगी, कौन कौन से साक्ष्य कहाँ लिए जाएंगे, तो इसके लिए CRPC IPC इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेरिटरी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि एक क्षेत्र में आधार पे, कि देश के अंदर जो कानून लागू होता है हम उसको म्युनिसिपल लॉ बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कानून लागू होते हैं, IPC हो गया, CRPC हो गया,
कोई कोड हो गया, जीएसटी के लॉ हो गए या और एसटी/एससी एक्ट हो गया, तो जो देश के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, कानून लागू किए जाते हैं, चाहे वो स्पेशल लॉ हो, चाहे वो लोकल लॉ हो, चाहे वो और भी प्रकार की चीज़ें हो, तो बेसिकली देश के अंदर जिनका इन्फोर्समेंट है उनको हम म्युनिसिपल लॉ बोलते हैं। इंटरनेशनल पे जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं, देश के बीच में जो नियम है, कानून है, उनके रिलेटेड कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जैसे WTO के रूल हो गए, UN चार्टर्ड के रूल हो गए, या कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ किसी चीज़ पे एग्रीमेंट करी हुई है, जैसे UN क्लास हो गए या और भी सी से रिलेटेड रूल्स हो गए, तो ये सब इंटरनेशनल लॉ में आ जाते हैं। अब सोर्स के आधार पे कि क्या सोर्स हो सकता है, कहाँ से कानून निकाला जाए, क्लासीफाई किया जाए, तो सबसे जो देश की मशीनरी होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, संविधान से चलती है, जहाँ पे जो क्या ड्यूटी होंगे, क्या राइट्स होंगे, कैसे पावर को एक्सरसाइज करा जाएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया गया है। कुछ विधियाँ होती हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट करी जाती हैं या बनाई जाती हैं, या कुछ अधिनियम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कानून जो होते हैं हायर अथॉरिटी जो है जो एक्सपर्ट होता है उनको ट्रांसफ़र कर देती है, इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, कि कुछ हाई ऑफिशियल्स लोग होते हैं जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, उनको कानून बनाने के लिए कह दिया जाता है। कानून जो है वो कस्टम से, हमारे रीति रिवाज से भी निकलता है, जो हमारी सोच है, रूढ़िवादी चीज़ें चली आ रही हैं, उनको भी कानून का रूप दे दिया जाता है, अगर वो लंबे समय से प्रैक्टिस की जा रही हैं और उसका जो है जुडिशियली इन्फोर्सिएबिलिटी है और उसको लोग मान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो कानून है वो हमारी कोर्ट के पुराने जजमेंट या पुरानी जो रूलिंग है उनसे भी निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कानून का क्लासिफिकेशन इक्विटी के बेसिस पे भी किया जा सकता है कि ये चीज़ न्याय संगत है, जैसे नेचुरल लॉ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। बाई इन्फोर्सिबिलिटी के आधार पे कि इन्फोर्सिएबल, जैसे रिमेडियल कानून हो गया कि रिमेडी मिलेगी, जैसे सिविल सूट हो गया, कंपनसेशन के मामले हो गए, पीनल लॉ में दंड के बेसिस पे जैसे IPC इसके बारे में बात करता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो अब चलते हैं और भी सारी चीज़ों को पब्लिक लॉ में समझते हैं, कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे पब्लिक लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे रूल्स, जैसे फंडामेंटल राइट, DPSP के रिलेटेड रूल, और भी जो इंडिविजुअल के जस्टिस हैं, प्रियम्बल में जो सारी चीज़ें दी गई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कौन से राइट्स, कौन सी रिमेडी हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। क्रिमिनल लॉ में एक स्टेट की क्या जिम्मेदारी है कि जो भी एक्यूज है, जो सोसाइटी के लिए खतरा या सोसाइटी के खिलाफ जो भी क्राइम हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, तो ये राज्य और नागरिक के बीच में संबंध बनाता है। जैसे मर्डर से रिलेटेड मामले हो गए, थिफ्ट हो गया, रेप हो गया, ये सब चीज़ें हैं। कैसे देश की मशीनरी गवर्न करेगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, प्रशासन चलेगा, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को कितनी पावर है, कितनी लिमिटेशन है, क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे SP, कलेक्टर, म्यूनसिपालिटी, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया है। टैक्स लॉ में देश का पैसा कैसे कलेक्ट होगा, उससे रिलेटेड कौन कौन से टैक्स होंगे, जैसे इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, तो इसके अंतर्गत ये आता है। लेबर लॉ में जैसे कोई आदमी को एम्प्लॉई है कहीं, तो उसके क्या राइट्स हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में ड्यूटी क्या है, उनको कितना बेज मिलेगा, कितना उनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, एम्प्लॉई स्टॉक एक्सचेंज में उनकी कितनी जिम्मेदारी रहेगी, ये सारी चीज़ें हैं। और भी जो राइट्स हैं और कंपनसेशन है उनके बारे में लेबर लॉ बात करता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से स्टैचू पास करे जाएंगे, कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जाएगा, पॉल्यूशन से रिलेटेड, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करा जाए, ग्रीन इकोलॉजी, ग्रीन बैलेंस कैसे मेंटेन करा जाए, कैसे धरती को जो है सस्टेनेबली ग्रो किया जाए, उससे रिलेटेड कहाँ पे जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, वाटर एक्ट होते हैं, फॉरेस्ट का कैसे यूज करा जाए, बायोडाइवर्सिटी को कैसे संरक्षित किया जाए, ये सारे कानून इसके अंतर्गत आते हैं। टार्ट में आता है जैसे दो लोगों के बीच में कोई सिविल रॉन्ग हो गया, जैसे किसी को इंजरी हो गई, कोई किसी को मानहानि डिफेमेशन कर दे रहा है, लापरवाही कर दे रहा है, गाड़ी चढ़ा दे रहा है, या जानबूझ के दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है दो इंडिविजुअल के बीच में, या जो भी उसकी ड्यूटी थी उसको वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये सारे मामले जो है होते हैं ये प्राइवेट लॉ के बीच में आते हैं, जहाँ नागरिक और नागरिक के बीच में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ब्रीच होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ एग्रीमेंट, प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जिंदा है, प्रॉपर्टी लॉ में किसकी ओनरशिप होगी, सेल क्या होगा, ट्रांसफ़र क्या होगा, लीज कैसे ली जाएगी, गिफ्ट कैसे होगी, इसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है। फैमिली लॉ में फैमिली से रिलेटेड झगड़े हो गए, डिस्प्यूट हो गए, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस से रिलेटेड मामले हो गए, मैरिज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती। जब दो लोग कोई पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप के डीड के बारे में राइट्स और उसकी ड्यूटी क्या होंगी, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न करता है। सक्सेशन लॉ में कि मरने के बाद वसीयत किसको मिलेगी, प्रॉपर्टी का बाद किसको मिलेगी प्रॉपर्टी, इसके बारे में जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट बात करता है। तो ये सारे जो लॉ हैं ये इस प्रकार से काम करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ के बारे में। सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली क्या लॉ होता है कि जो राइट्स हैं वो हमारे क्या हैं, ड्यूटी का क्या मतलब है, क्राइम क्या है, बेसिकली जो सब्सटेंस है, जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे पनिशमेंट क्या, जो हमको कुछ बताता है, जैसे आईपीसी, बीएनएस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। प्रोसीजरल में वो कैसे काम करता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी जो कैसे फाइल होगा, कहाँ इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल कैसे शुरू होगा, एविडेंस कैसे आएगा, ये सीआरपीसी, बीएनएस, इंडियन एविडेंस एक्ट इसके बारे में बात करता है। बाई सोर्स कहाँ से उठाए जाते हैं जो लॉ होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिए गए, कोई स्टैट्यूट है वहाँ से जो हमारी पार्लियामेंट है कुछ बना दिया, किसी एक्सपर्ट को हायर करके कोई लॉ बनवा दिए, जो हमारे रीति रिवाज में चीज़ें चली आ रही उससे हम चीज़ें उठा रहे हैं, या जो हमारे पुराने जुडिशरी के जजमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, या और भी सारी चीज़ों के बारे में हैं, इनसे आए, या जो चीज़ें समाज में न्याय संगत हैं उनसे उठाया जाता है। तो हम ये बाई सोर्स के जरिए भी आ सकता है। इन्फोर्सिबिलिटी में मैंने बता ही दिया कि इन्फोर्समेंट रिमेडी क्या है, कि अगर कोई क्राइम हो जाए तो उसके लिए पनिशमेंट है, ऐसे ही कोई सिविल रॉन्ग हो जाए तो उसके लिए सिविल सूट दायर कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। जैसे फिलॉसफी भी हमें बताती है कि लॉ इंसान को कंट्रोल नहीं करता, लॉ इंसान की फ्रीडम को बैलेंस करता है। अगर फ्रीडम अनलिमिटेड हो जाए तो स्वाभाविक बात है कि कोई आदमी जो भी मन वो करे, तो उस आर्डर को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सोशल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और पूरी तरीके से जो है डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, ताकि डिक्टेटरशिप ना हो, सोशल बैलेंस मेंटेन रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, समाज में सिविलाइज सोसाइटी किस प्रकार से बैलेंस तरीके से काम करती रही, यही इसकी फिलॉसफी है। एरिस्टोटल भी कहते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है कि क्या जो तुम्हारी ड्यूटी है, व्हाट इज ड्यू, क्या बचा हुआ है उसको कैसे पूर्ण किया जाए, यही सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आप इसको याद कर सकते हैं पीसीएम और पीएमएसआई रूल से, जैसे पीसीएस में पब्लिक प्राइवेट लॉ, सी से सिविल लॉ, एस से सब्सटेंटिव प्रोसीजरल लॉ आप याद कर सकते हैं, पी से पीनल याद कर सकते हैं, एम से म्यूनसिपालिटी, और आई से इंटरनेशनल लॉ। जैसे वो है ना गाना की ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना है, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। तो अगर कानून ना हो तो कल किसको कौन निपटा दे, मार दे, परेशान कर दे, डिसबैलेंस कर दे, कयास कर दे, सोशल ऑर्डर को डिसबैलेंस कर दे, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को ख़त्म कर दे, आर्बिट्रेरीनेस और डिक्टेटरशिप आ जाए। तो इसी को रोकने के लिए सब बनाया गया है।
पड़ोसी ने अगर मेरा मुर्गा चुरा लिया तो मजाक है कि यार इसने मेरा मुर्गा ले लिया, तो हम क्रिमिनल ला फटाक से कर देंगे। मुर्गा खरीदा पर पैसे नहीं मिले तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। मुर्गा पालने की जगह पर खबरा कर दिया, प्रॉपर्टी का कबाड़ा कर दिया तो प्रॉपर्टी ला लग जाएगा। मुर्गा बीच में टैक्स नहीं दिया तो टैक्स ला लग गया। मुर्गा इंटरनेशनल फ्लाइट या दुबई में चला गया तो इंटरनेशनल ला लागू हो गया। तो इसी प्रकार से कानून घूमता है, चलता है। तो यही क्लासिफिकेशन है कि किस आधार पे हम उसका वर्गीकरण करें कि कानून को हम समझ पाएँ। तो कानून वो एक समुंदर का दरिया है जिसकी एक बूंद भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस समुंदर को पढ़ने के लिए, जानने के लिए इसके बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। जय हिंद दोस्तों।